साहित्य निधि चैनल में आज प्रस्तुत है कृष्णा सोबती जी की एक बेहद प्रसिद्ध कहानी बादलों के घेरे। ये कहानी हिंदी साहित्य के उच्च कक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में भी है। तो प्रस्तुत है कहानी बादलों के घेरे। भुवाली की इस छोटी सी कॉटेज में लेटा लेटा मैं सामने के पहाड़ देखता हूँ, पानी भरे सूखे सूखे बादलों के घेरे देखता हूँ, बिना आँखों के भटक भटक जाती धुंध के निष्फल प्रयास देखता हूँ और फिर लेटे लेटे अपने तन का पतझार देखता हूँ। सामने पहाड़ के रूखे हरियाले में रामगढ़ जाती हुई पगडंडी मेरी बाह पर उभरी लंबी नस की तरह चमकती है। पहाड़ी हवाएं मेरी उखड़ी उखड़ी सांस की तरह कभी तेज कभी हौले इस खिड़की से टकराती हैं। पलंग पर बिछी चद्दर और ऊपर पड़े कंबल से लिपटी मेरी देह चूने की सी कच्ची तह की तरह घुल घुल जाती है और बरसों के ताने बाने से बुनी मेरे प्राणों की धड़कनें हर क्षण बंद हो जाने के डर में चूक जाती हैं। मैं लेटा रहता हूँ और सुबह हो जाती है, मैं लेटा रहता हूँ, शाम हो जाती है, लेटा रहता हूँ, रात झुक जाती है। दरवाजे और खिड़कियों पर पड़े पर्दे मेरी ही तरह दिन रात सुबह शाम अकेले मौन भाव से लटकते रहते हैं। कोई इन्हें हरे भरे हाथों से उठाकर कमरे की ओर बढ़ा नहीं आता, कोई इस देहरी पर अनायास मुस्कुराकर खड़ा नहीं हो जाता। रात सुबह शाम बारी बारी से मेरी शैया के पास घिर घिर आते हैं और मैं अपनी इन फीकी आँखों से अंधेरे और उजाले को नहीं, लोहे के पलंग पर पड़े अपने आप को देखता हूँ, अपने इस छूटते छूटते तन को देखता हूँ और देखकर रह जाता हूँ। आज इस रह जाने के सिवाय कुछ भी मेरे वश में नहीं रह गया, सब अलग जा पड़ा है। अपने कंधों से जुड़ी अपनी बाहों को देखता हूँ, मेरी बाहों में लगी वे भरी भरी बाहें कहाँ हैं? कहाँ हैं वो सुगंध भरे केश जो मेरे वक्ष पर बिछ बिछ जाते थे? कहाँ हैं वे रस भरे अधर जो मेरे रस में भीग भीग जाते थे? सब था, मेरे पास सब था, बस मैं आज सा नहीं था। जीने का संग था, सोने का संग था और उठने का संग था। मैं धुले धुले सिरहाने पर सिर डालकर सोता रहता और कोई हौले से चूम कर कहता, उठोगे नहीं, भोर हो गई है। आंखें बंद किए किए ही हाथ उस मोह भरी देह को घेर लेते और रात के बीते क्षणों को सूंघ लेने के लिए अपनी ओर झुकाकर कहते, इतनी जल्दी क्यों उठती हो? हल्की सी हंसी और बाहें खुल जाती, आंखें खुल जाती और गृहस्थी पर सुबह हुआ आती। फूलों की महक में नाश्ता लगता, धुले ताजे कपड़ों में लिपट कर गृहस्थी की मालकिन अधिकार भरे संयम से सामने बैठ रात के सपने साकार कर देती। प्याले में दूध उड़ेलती उन उंगलियों को देखता, क्या मेरे बालों को सहला सहला कर सेहरा देने वाला स्पर्श इन्हीं की पकड़ में है? आंचल को थामे आगे की ओर उठता हुआ कपड़ा जैसे दोनों ओर की मिठास को संभालने को सतर्क रहता। क्षण भर को लगता, क्या गहरे में जो मेरा अपना है ये उसके ऊपर का आवरण है, या जो केवल मेरा है वो इससे परे इसके नीचे कहीं और है? एक शिथिल मगर बहती बहती चाह विभोर कर जाती। मैं होता, मुझसे लगी एक और देह होती, उसमें मिठास होती जो रात में लहरा लहरा जाती और एक रात भुवाली के इस क्षयग्रस्त अंधियारे में आती है। कंबल के नीचे पड़ा पड़ा मैं दवा की शीशियाँ देखता हूँ और उन पर लिखे विज्ञापन देखता हूँ। घूंट भरकर जब इन्हें पीता हूँ तो सोचता हूँ, तन के रस रीत जाने पर हाड़ मांस सब काट हो जाते हैं। मिट्टी नहीं कहता हूँ, मिट्टी हो जाने से तो मिट्टी से फिर रस उभरता है, अभी तो मुझे मिट्टी होना है। कैसे सरसते दिन थे, तन मन को सहलाते बहलाते उस एक रात को मैं आज के शून्य में टटोलता हूँ। सर्दियों के एकांत मौन में एकाएक किसी का आदेश पाकर मैं कमरे की ओर बढ़ता हूँ। बल्ब के नीले प्रकाश में दो अधकुली थकी थकी पलकें जरा सी उठती हैं और बाह के घेरे तले सोए शिशु को देखकर मेरे चेहरे पर ठहर जाती हैं, जैसे कहती हूँ, तुम्हारे आलिंगन को तुम्हारा ही तन देकर सजीव कर दिया है। मैं उठता हूँ, ठंडे मस्तक को
अधरों से छूकर ये सोचते सोचते उठता हूँ कि जो प्यार तन में जगता है, तन से उपजता है, वही देह पाकर दुनिया में जी भी जाता है। पर कहीं एक दूसरा प्यार भी होता है, जो पहाड़ के सूखे बादलों की तरह उठ आता है और बिना बरसे ही भटक भटक कर रह जाता है। वर्षों बीते। एक बार गर्मी में पहाड़ गया था। बुआ के यहाँ पहली बार उन आँखों सी आँखों को देखा था। धुपाती सुबह थी। नाश्ते की मेज़ से उठा तो परिचय करवाते करवाते न जाने क्यों बुआ का स्वर जरा सा अटका था। सांस लेकर कहा था, मन्नो से मिलो रवि, 2 ही दिन यहाँ रुकेगी। बुआ के मुख से फीका परिचय अच्छा नहीं लगा। सांस भरकर बुआ का वो 2 दिन कहना किसी कड़ेपन को झेल लेने सा लगा। वो कुछ बोली नहीं, सिर हिलाकर अभिवादन का उत्तर दिया और जरा सी हंस दी। उस दूर दूर लगने वाले चेहरे से मैं अपने को लौटा नहीं सका। उस पतले किंतु भरे भरे मुख पर कसकर बांधे घुंघराले बालों को देखकर मन में कुछ ऐसा सा हो आया कि किसी ने गहरे उल्हाने की सज़ा अपने को दे डाली है। सब उठकर बाहर आए तो बुआ के बच्चे उस दुबली देह पर पड़े आंचल को खींच स्नेहवश उन बाहों से लिपट लिपट गए। मन्नो जीजी, मन्नो जीजी। बुआ किसी काम से अंदर जा रही थीं। खिलखिलाहट सुनकर लौट पड़ी। बुआ का वो कठिन बंधा और खिंचावट को छिपाने वाला चेहरा मैं आज भी भूला नहीं हूँ। कड़े हाथों से बच्चों को छुड़ाती, ठंडी निगाह से मन्नो को देखती हुई ढीले स्वर में बोली, जाओ मन्नो, कहीं घूम आओ, तुम्हें उलझा उलझा कर तो ये बच्चे तंग कर डालेंगे। माँ की घुड़की आंखों ही आंखों में समझकर बच्चे एक ओर हो गए। बुआ के खाली हाथ जैसे झेंप कर नीचे लटक गए और मन्नो की बड़ी बड़ी आंखों की घनी पलकें ना उठीं ना गिरीं, बस एकटक बुआ की ओर देखती रह गईं। बुआ इस संकोच से उभरी तो मन्नो धीमी गति से फाटक से बाहर हो गई थी। कुछ समझ लेने के लिए आग्रह से बुआ से पूछा, कहो तो बुआ, बात क्या है? बुआ अटकी, फिर झिझक कर बोली, बीमार है रवि, 2 बरस सेनेटोरियम में रहने के बाद अब जेठ जी ने वहीं कॉटेज ले दी है। साथ में घर का पुराना नौकर रहता है। जब कभी अकेले जी ऊब जाता है तो 2-4 दिन को शहर चली जाती है। नहीं नहीं बुआ, मैं धक्का खाकर जैसे विश्वास नहीं करना चाहता। रवि, जब कभी 4-6 महीने बाद लड़की को देखती हूँ तो भूख प्यास सब सूख जाती है। मैं बुआ की सच्चाई को कुरेद लेने को कहता हूँ, बुआ, बच्चों को एकदम अलग करना ठीक नहीं हुआ, पल भर तो रुक जाती। बुआ ने बहुत कड़ी निगाह से देखा, जैसे कहना चाहती हो तुम ये सब नहीं समझोगे, और अंदर चली गई। बच्चे अपने खेल में जुट गए थे। मैं खड़ा खड़ा बार बार सिगरेट के धुएं से अपने तन का भय और मन की जिज्ञासा उड़ाता रहा। कितनी घुटन होगी उन प्राणों में, पर हुआ भी तो कुछ गलत नहीं था। उलझा उलझा सा मैं बाहर निकला और उतराई उतरकर झील के किनारे किनारे हो गया। सड़क के साथ साथ इस ओर छां थी। उछल उछल आती पानी की लहरें कभी धूप में रुपहली हो जाती थीं। देवी के मंदिर के आगे पहुंचा तो रुका। जंगले पर हाथ टिकाए झील में नौकाओं की दौड़ देखता रहा। बलिष्ठ हाथों में चप्पू थामे कुछ युवक तेज रफ्तार से तल्ली ताल की ओर जा रहे हैं। पीछे की किश्ती में अपने तन मन से बेखबर एक प्रौढ़ बैठा ऊँघ रहा है। उसके पीछे बोट क्लब की किश्ती में विदेशी युवतियाँ, फिर और 2-4 पाल वाली नौकाएँ। एकाएक किश्ती में नहीं, जैसे पानी की नीची सतह पर वही पीला चेहरा देखता हूँ, वही बड़ी बड़ी आँखें, वही दुबली पतली बाहें, वही बुआ के घरवाली मन्नो। 2-4 बार मन ही मन नाम दोहराता हूँ, मन्नो मन्नो मन्नो। लगता है मैं ऊंचे किनारे पर खड़ा हूँ और पानी के साथ साथ मन्नो बही चली जा रही है। खिंचे घुंघराले बाल, अनझपी पलकें, पर बुआ कहती थी बीमार है, मन्नो बीमार है। जंगले पर से हाथ उठाकर बुआ के घर की दिशा में देखता हूँ। चीना की चोटी अपने पहाड़ी संयम से सिर उठाए सदा की तरह सीधी खड़ी है। एक ढलती सी पथरीली ढलान को उसने जैसे हाथ से थाम रखा है, और मैं नीचे इस सड़क पर खड़े खड़े सोचता हूँ कि सब कुछ रोज़ जैसा है, केवल मन से उभर उभर आती वे 2 आँखें नई हैं, और उन 2 आँखों के पीछे की बीमारी जिसे कोई छू नहीं सकता, कोई उबार नहीं सकता। घर पहुँचा तो बुआ बच्चों को लेकर कहीं बाहर चली गई थी।
कुछ देर ड्राइंग रूम में बैठा बैठा बुआ के सुघड़ हाथों द्वारा की गई सजावट को देखता रहा। कीमती फूलदानों में लगाई गई पहाड़ी झाड़ियाँ सुंदर लगती थीं। कैबिनेट पर बड़ी कीमती फ्रेम में लगे सब परिवार चित्र के आगे खड़ा हुआ तो बुआ के साथ खड़े फूफा की ओर देखकर सोचता रहा कि बुआ के लिए इस चेहरे पर कौन सा आकर्षण है जिससे बंधी बंधी वो दिन रात वर्ष मास अपने को निभाती चली आती हैं। पर नहीं, बुआ के ही घर में होकर ये सोचना मन के शील से परे है। झिझक कर ड्राइंग रूम से निकलता हूँ और अपने कमरे की सीढ़ियाँ चढ़ जाता हूँ। सिगरेट जलाकर झील के दक्षिणी किनारे पर खुलती खिड़की के बाहर देखने लगता हूँ। हरे पहाड़ों के छोटे बड़े आकारों में टीन की लाल लाल छतें और बीच बीच में मटियाली पगडंडियाँ। बुआ खाने तक लौट आएंगी और मन्नो भी तो। देर तक बैठा बैठा किसी पुराने अखबार के पन्ने पलटता रहा। बुआ लौटी नहीं। घड़ी की टन के साथ नौकर ने खाने के लिए अनुरोध किया। खाना लगेगा साहब? बुआ कब तक लौटेंगी? खाने को तो मना कर गई हैं। कथन के इस रहस्य को मैं इन अर्थहीन सी आँखों में पढ़ पाने के प्रयत्न में रहता हूँ। और जो मेहमान हैं? नौकर तत्परता से झुककर बोला, आपके साथ नहीं साहब, वो अलग से ऊपर खाएंगी। मैं एक लंबी सांस भरकर जले सिगरेट के टुकड़े को पैर के नीचे कुचल देता हूँ, शायद साथ खाने के डर से छुटकारा पाने पर या शायद साथ न खा सकने की व्यवस्था पर। उस दिन खाने की मेज पर अकेले खाना खाते खाते क्या सोचता रहा था आज तो याद नहीं, बस इतना सा याद है, कांटे छुरी से उलझता बार बार मैं बाहर की ओर देखता था। मीठा कौर मुंह में लेते ही घोड़े की टाप सुनाई दी। ठिठक कर सुना, सलाम साहिब। धीमी मगर सधी आवाज़, 2 घंटे तक पहुंच सकोगे ना? जी हुजूर। सीढ़ियों पर आहट हुई और शायद अपने कमरे तक पहुंचकर ख़त्म हो गई। खाने के बर्तन उठ गए, मैं उठा नहीं। दोबारा कॉफ़ी पी लेने के बाद भी वहीं बैठा रहा। एकाएक मन में आया कि किसी के छोटे से परिचय से मन में इतनी दुविधा उपजा लेना कम छोटी दुर्बलता नहीं है। आखिर किसी से मिल ही लिया हूँ तो उसके लिए ऐसा सा क्यों हुआ जा रहा हूँ। घंटे भर बाद मैं किसी की पैरों चली सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ा जा रहा था। खुले द्वार पर पर्दा पड़ा था, हौले से थाप दी। चले आइए। पर्दा उठाकर देहरी पर पाँव रखा। हाथ में कश्मीरी शॉल लिए मन्नू सूटकेस के पास खड़ी थी। देखकर चौंकी नहीं, सहज स्वर में कहा, आइए। फिर सोफे पर फैले कपड़े उठाकर कहा, बैठिए। बैठते बैठते सोचा, बुआ के घर भर में सबसे अधिक सजा और साफ कमरा यही है। नया नया फर्नीचर, कीमती पर्दे और इन सब में हल्के पीले कपड़ों में लिपटी मन्नू। अच्छा लगा। बात करने को कुछ भी ना पाकर बोला, आप लंच तो? जी मैं कर चुकी हूँ, और भरपूर मेरी ओर देखती रही। मैं जैसे कुछ कहलवा लेने को कहता हूँ, बुआ तो कहीं बाहर गई हैं। सिर हिलाकर मन्नो शॉल की तह लगाती है और सूटकेस में रखते रखते कहती है, शाम से पहले ही नीचे उतर जाऊँगी। बुआ जी से कहिएगा एक ही दिन को आई थी। बुआ जी तो आती ही होंगी। इसका उत्तर न शब्दों में आया न चेहरे पर। कहते कहते एक बार रुका, फिर न जाने कैसे आग्रह से कहा, एक दिन और नहीं रुक सकेंगी? वो कुछ बोली नहीं, बंद करते सूटकेस पर झुकी रही। फिर पल भर बाद जैसे स्नेह भरे हाथ से अपने बालों को छुआ और हंसकर कहा, क्या करूँगी यहाँ रहकर? भोवाली के इतने बड़े गांव के बाद ये छोटा सा शहर मन को भाता नहीं। वो छोटी सी खिलखिलाहट, वो कड़वाहट से परे का व्यंग, आज इतने वर्षों के बाद भी मैं वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही सुन रहा हूँ। वही शब्द हैं, वही हंसी और वही पीली सी सूरत। हम संग संग नीचे उतरे थे। मेरी बाह पर मन्नू का कोट था। नौकर और माली ने झुककर सलाम किया और अतिथि से इनाम पाया। साइस ने घोड़े को थपथपाया, हुजूर चढ़ेंगी? उड़ती उड़ती नज़र उन आँखों की बाह पर लटके कोट पर अटकी। पैदल जाऊंगी, घोड़ा आगे आगे लिए चलो। चाहा कि घोड़े पर चढ़ जाने के लिए अनुरोध करूं, पर कह नहीं पाया। फाटक से बाहर होते होते वो पल भर को पीछे मुड़ी, जैसे छोड़ने के पहले घर को देखती हो। फिर एकाएक अपने को संभाल कर नीचे उतर गई।
टैक्सी खड़ी थी, सामान लगा। ड्राइवर ने उन कठिन क्षणों को मानो भांप कर कहा, कुछ और देर है साहब। मन्नू ने इस बार कहीं देखा नहीं। कोट लेने के लिए मेरी ओर हाथ बढ़ा दिया। कार में बैठी तो कुली ने तत्परता से पीछे से कंबल निकाला और घुटनों पर डालते हुए कहा, कुछ और मेम साहब। घुंघराली छां ढीली सी होकर सीट के साथ जा टिकी। घुटनों पर पतली पतली सी विवश बाहें फैलाते हुए धीरे से कहा, नहीं नहीं, कुछ और नहीं, धन्यवाद। अध खुले कांच से अंदर झांका। मुख पर थकान के चिन्ह थे, बाहों में मछली मुखी कंगन थे, आंखों में क्या था ये मैं पढ़ नहीं पाया। वही पीली पतझड़ी दृष्टि उन हाथों पर जमी थी जो कंबल पर एक दूसरे से लगे मौन पड़े थे। कार स्टार्ट हुई। मैं पीछे हटा और कार चल दी। विदाई के लिए ना हाथ उठे ना अधर हिले। मोड़ तक पहुंचने तक पीछे के शीशे से सादगी से भरा बालों का रिबन देखता रहा और देर तक वो दर्दीले धन्यवाद की गूंज सुनता रहा। नहीं नहीं, कुछ और नहीं। वे पल अपनी कल्पना में आज भी लौटाता हूँ तो जी को कुछ होने लगता है। उस कार को भगा ले जाने वाली सूखी सड़क से घूमकर मैं ताल के किनारे किनारे चला जा रहा हूँ। अपने को समझाने बुझाने पर भी वो चेहरा, वो बीमारी मन से नहीं उतरती। रुक रुक कर, थक थक कर, जैसे मैं उस दिन घर की चढ़ाई चढ़ा था। उसे याद कर आज भी निढाल हो जाता हूँ। घर पहुँचा। बरामदे में से कुली फर्नीचर निकाल रहे थे। मन धक्का खाकर रह गया। तो क्या मन्नू के कमरे की सजावट, सुख सुविधा सब किराए पर बुआ ने जुटाए थे। दोपहर में बुआ के प्रति जो कुछ जितना भी अच्छा लगा था वो सब उल्टा हो गया। आगे बढ़ा तो द्वार पर बुआ खड़ी थी। संदेह से मुझे देख और पास होकर फीके गले से कहा, रवि मुंह हाथ धो डालो, सामान सब तैयार मिलेगा वहाँ, जल्दी लौटोगे ना, चाय लगने को ही है। चुपचाप बाथरूम में पहुँच गया। सामान सब था। मुंह हाथ धोने से पहले गिलास से ढककर रखे गर्म पानी से गला साफ किया। ऐसा लगा किसी की घुटी घुटी जकड़ में से बाहर निकल आया हूँ। कपड़े बदलकर चाय पर जा बैठा। बच्चे नहीं, केवल बुआ थीं। बुआ ने चाय उड़ेली और प्याला आगे कर दिया। बुआ, बुआ ने जैसे सुना नहीं। बुआ, बुआ। पल भर के लिए अपने को ही कुछ ऐसा सा लगा कि किसी और को पुकारने के लिए बुआ को पुकार रहा हूँ। बुआ ने विवश होकर आंखें ऊपर उठाईं। समझ गया कि बुआ चाहती हैं कुछ कहूँ नहीं, पर मैं रुका नहीं। बुआ 2 दिन की मेहमान तो एक ही दिन में चली गई। सुनकर बुआ चम्मच से अपनी चाय हिलाने लगी। कुछ बोली नहीं। इस मौन से मैं और भी निर्दयी हो गया। कहती थी बुआ से कहना कि मैं एक दिन को ही आई थी। इसके आगे बुआ जैसे कुछ और सुन नहीं सकी। लंबा गहरा श्वास लेकर आहत आंखों से मुझे देखा। तुम कुछ और नहीं कहोगे रवि, और चाय का प्याला वहीं छोड़कर कमरे से बाहर हो गई। उस रात दौरे से फूफा के लौटने की बात थी। नौकर से पूछा तो पता लगा 2 दिन के बाद आने का तार आ चुका है। चाहा एक बार बुआ के कमरे तक हुआ हूँ, पर संकोचवश पाँव उठे नहीं। देर बाद सीढ़ियों में अपने को पाया तो सामने मन्नू का खाली कमरा था। आगे बढ़कर बिजली जलाई। सब खाली था, न पर्दे, न फर्नीचर, न मन्नू। एकाएक अंगीठी में लगी लकड़ियों को देखकर मन में आया, आज वो यहाँ रहती तो रात देर गए इसके पास यहीं बैठी रहती और मैं शायद इसी तरह जैसे अब यहाँ आया हूँ उसके पास आता। उसके ये सब मैं क्यों सोच रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ। किसी अनदेखे भय से घबरा कर नीचे उतर आया। खिड़की से बाहर देखा, अंधेरा था। सिरहाना खींचा, बिजली बुझाई और बिस्तर पर पड़े पड़े भुवाली की वो छोटी सी कॉटेज देखता रहा जहाँ अब तक मन्नो पहुँच गई होगी। रवि, मैं चौंका नहीं। ये बुआ का स्वर था। बुआ अंधेरे में ही पास आ बैठी और हौले हौले सिर सहलाती रहीं। बुआ। बुआ का हाथ पल भर को थमा, फिर कुछ झुककर मेरे माथे तक आ गया। रुंधे से स्वर में कहा, रवि तुम्हें नहीं, उस लड़की को दुलारती हूँ। अब यह हाथ उस तक नहीं पहुँचता। मैं बुआ का नहीं, मन्नू का हाथ पकड़ लेता हूँ। बुआ देर तक कुछ नहीं बोली, फिर जैसे कुछ समझाते हुए अपने को कड़ा करके कहा, रवि उसके लिए कुछ मत सोचो, उसे अब रहना नहीं है। मैं बुआ के स्पर्श तले सिहर कर कहता हूँ, बुआ मुझे ही कौन रहना है।
आज वर्षों बाद भुवाली में पड़े पड़े मैं असंख्य बार सोचता हूँ कि उस रात में अपने लिए ये क्यों कह गया था, क्यों कह गया था वे अभिशाप के बोल जो दिन रात मेरे स्तन मन पर से सच्चे उतरे जा रहे हैं। सुनकर बुआ को कैसा लगा नहीं जानता। वे हाथ खींचकर उठी, रोशनी की और पूरी आंखों से मुझे देखकर अविश्वास और भर्त्सना से कहा, पागल हो गए हो रवि, उसके साथ अपनी बात जोड़ते हो जिसके लिए कोई राह नहीं रह गई है। फिर कुर्सी पर बैठते बैठते कहा, रवि तुम तो उसे सुबह शाम तक ही देख पाए हो, मैं वर्षों से उसे देखती आई हूँ और आज पत्थर सी निष्ठुर हो गई हूँ। उसे अपना बच्चा ही कहकर मानती रही हूँ। ये नहीं कहूँगी, अपने बच्चों की तरह तो अपने बच्चों के सिवाय और किसे रखा जा सकता है, पर जो कुछ जितना भी था वो प्यार वो देखभाल सब व्यर्थ हो गए हैं। कभी छुट्टी के दिन उसकी बोर्डिंग से आने की राह तकती थी, अब उसके आने से पहले उसके जाने का क्षण मनाती हूँ और डर कर बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल जाती हूँ। बुआ के बोल कठिन हुआ है। रवि जिसे बचपन में मोहवाश कभी डराना नहीं चाहती थी, आज उसी से डरने लगी हूँ, उसकी बीमारी से डरने लगी हूँ। फिर स्वर बदल कर कहा, तुम्हारा ऐसा जीवट मुझ में नहीं कि कहूँ डरती नहीं हूँ। बुआ ने यह कहकर जैसे मुझे टटोला और मैं बिना हिले डुले चुपचाप लेटा रहा। बुआ असमंजस में देर तक मुझे देखती रहीं, फिर जाने को उठी और रुक गईं। इस बार स्वर में आग्रह नहीं चेतावनी थी। रवि कुछ हाथ नहीं लगेगा, जिसके लिए सब राह रुकी हूँ उसके लिए भटको नहीं। पर उस दिन बुआ की बात मैं समझा नहीं, चाहने पर भी नहीं। अगली सुबह चाहा कि घूम घूम कर दिन बिता दूं। घोड़ा दौड़ाता लड़िया कांटा पहुंचा और उन्हीं पैरों लौट आया। घर की ओर मुँह करते करते न जाने क्यों मन को कुछ ऐसा लगा कि मुझे घर नहीं कहीं और पहुंचना है। चढ़ाई के मोड़ पर कुछ देर खड़ा खड़ा सोचता रहा और जब ढलती दोपहरी में तल्ली ताल की उतराई उतरा तो मन के आगे सब साफ था। मुझे भुवाली जाना था। बस से उतरा। अड्डे पर रामगढ़ के लाल लाल सेबों के ढेर देखकर यह नहीं लगा कि यही भुवाली है। बस में सोचता आया था कि वहाँ घुटन होगी, पर चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ों से लहराती हवाएं बह बह आती थीं। छाँव ऊपर उठती थी, धूप नीचे उतरती है और भुवाली मन को अच्छी लगती है, तन को अच्छी लगती है। चौराहे से होकर पोस्ट ऑफिस पहुंचा, कॉटेज का पता लगा लिया और छोटे से पहाड़ी बाजार में होता हुआ पाइंस की ओर हो लिया। खुली चौड़ी सड़क के मोड़ से अच्छी सी पतली राह ऊपर जा रही थी। जंगले से नीचे देखा, अलग अलग खड़े पहाड़ों के बीच की जगह पर एक खुली चौड़ी घाटी बिछी थी। तिरछे सीधे छोटे छोटे खेत किसी के घुटने पर रखे कसीदे के कपड़े की तरह धरती पर फैले थे। दूर सामने दक्षिण की ओर पानी का ताल धूप में चांदी के थाल की तरह चमकता था। इस पहली बार भुवाली आने के बाद मैं एक बार नहीं कई बार यहाँ आया, लौट लौट कर यहाँ आया, पर उस आने जैसा आना तो फिर कभी नहीं आया। मैं चलता हूँ और कुछ सोचता नहीं हूँ। न ये सोचता हूँ कि मन्नों के पास जा रहा हूँ, न ये सोचता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, बस चला जा रहा हूँ। पेड़ के तने पर लिखा है पाइंस। लकड़ी का फाटक खोलता हूँ और गमलों की कतारों के साथ साथ बरामदे तक पहुँच जाता हूँ। कारपेट पर हौले हौले पाँव रखता हूँ कि कम आवाज़ हो। द्वार खटखटाता हूँ और झुकी कमर पर अनुभवी चेहरा इधर बढ़ा आता है। जान लेता हूँ कि यही पुराना नौकर है। घर में हैं? बिटिया को पूछते हो बेटा? मैं सिर हिलाता हूँ। बिटिया नीचे ताल को उतरी थी, लौटती ही होंगी। मैं बाहर खुले में बैठा बैठा प्रतीक्षा करता हूँ। मन्नो अब आ रही है, आने वाली है, आती ही होगी। थक कर फाटक की ओर पीट कर लेता हूँ। जब ये सोचूंगा कि वो देर से आएगी तो वो जल्दी आ जाएगी। घोड़े की टाप सुन पड़ती है। अपने को रोक लेता हूँ और मुड़कर देखता नहीं। बाबा, पुकार का सा स्वर। लगा कि दो आंखें मेरी पीठ पर हैं। उठा, बढ़कर मन्नों की ओर देखा। आंखों में ना आश्चर्य था, ना उत्कंठा थी, ना उदासीनता ही। बस मन्नों की ही आंखों की तरह वो दो आंखें मेरी ओर देखती चली गई थीं। बाबा, बूढ़ा नौकर लपक कर घोड़े के पास आया और लाड़ के से स्वर में बोला, उतरो बिटिया, बहुत देर कर दी, और हाथ आगे बढ़ा दिया। मन्नो सहारा लेकर नीचे उतरी। तनिक अम्मा को तो बुलाओ, बाबा मेरा जी अच्छा नहीं है। सुख तो है बिटिया?
चिंता का ये स्वर सुनकर बिटिया जरा सा हंस दी, फिर रुककर लंबी सांस भरकर बोली, अच्छी भली हूँ बाबा, बड़ी अम्मा से कहो बिछौना लगा दें। बाबा ने बिटिया के लिए कुर्सी खींच दी, फिर सहम कर पूछा, बिटिया लेटोगी? हाँ बाबा। इस बार मन्नू ने झिझक से बाबा की ओर देखा नहीं, जैसे कोई अपराध बनाया हो। फिर मेरी ओर झुककर कहा, क्या बहुत देर हुई? नहीं, मैं सिर हिलाता हूँ, पर आंखें नहीं। ठहर कर अधिकार से पूछता हूँ, क्या जी अच्छा नहीं? मन्नू ने पल भर को थकी थकी पलकें मूंद ली और फिर कुछ बोली नहीं। बूढ़ी दासी दौड़ी दौड़ी शॉल लिए आई और कंधों पर उड़ाकर जैसे अपने को ही दिलासा देने के लिए कहा, बिटिया ख्याली क्यों घबराने लगी? अभी सब कुछ ठीक हुआ जाता है। इनके लिए चाय भेजूं? मन्नू एकदम कुछ नहीं कह पाई, फिर सोचकर बोली, अम्मा पूछ देखो, पिएंगे तो नहीं? मैं कुछ ठीक ठीक समझा नहीं। व्यस्त होकर कहा, नहीं नहीं, मुझे अभी कुछ भी पीना नहीं है। मन्नू ने जैसे न सुना न मुझे देखा ही। फिर जैसे अम्मा को मेरे परिचय की गंभीरता जताने के लिए पूछा, चाची तो अच्छी हैं, अभी चाचा लौटे तो ना होंगे? बड़ी माँ झट समझ गई, मन्नू की चाची के यहाँ से आया हूँ। बोली, बेटा आने की खबर देते तो मन्नू के लिए कुछ मंगवा लेती। अम्मा अंदर जाके देखो ना, मैं थकी हूँ, अब बैठूंगी नहीं। मैं लज्जित सा बैठा रहा, कुछ फल ही लेके आता। मन्नू कुछ देर मेरे चेहरे पर मेरा मन पढ़ती रही, फिर धीमे से ऐसे बोली मानो मुझे नहीं अपने को कहती है, यहाँ ना कुछ लाना ही ठीक है, ना यहाँ से कुछ ले ही जाना। मैं अपनी नासमझी पर पछता कर रह गया। मन्नू अंदर चली तो आप मैं भी साथ हो लिया। कंबल उठाकर बड़ी माँ ने बिटिया को लिटाया, बाल ढीले करते करते माथे को छुआ और मेरे लिए कुर्सी पास खींचकर बाहर हो गई। मन्नू बोली नहीं, दुबली सी बाँह तनिक सी आगे की और फिर एकाएक कुछ सोचकर पीछे खींच ली। आज जब स्वयं भी मन्नू सा बन गया हूँ, 100 बार अपने को न्यौछावर कर उसी क्षण को लौट लेना चाहता हूँ। मैं कुर्सी पर बैठा बैठा क्यों उस बाँह को छू नहीं सका था, क्यों इस हाथ को सहला नहीं सका था? उमड़ते मन को किसी ने जैसे जकड़ कर वहीं उसी कुर्सी पर ठहरा लिया था। क्या था उस झिझक में? क्या था उस झिझकने वाले मन में? रहा होगा, यही बह रहा होगा जो अब मुझसे मेरे प्रियजनों को दूर रखता है। उस रात जब जाने को उठा था तो आँखों का मुँह पीछे बांधता था, मन का भय आगे खींचता था, और जब जल्दी जल्दी चलकर डाक बंगले में पहुंच गया तो लगा कि मुक्त हो गया हूँ, क्षण क्षण जकड़ते बंधन से मुक्त हो गया हूँ। उस अभागी रात में जो मुक्ति पाई थी वो मुझे कितनी फली। चाहता हूँ आज एक बार मन्नू देखती तो। रात भर ठीक से सो नहीं पाया, बार बार नींद में लगता कि भुवाली में हूँ, भुवाली में सोया हूँ। वही पाइंस का बड़ी बड़ी खिड़कियों वाला कमरा है। मन्नू के पलंग पर लेटा हूँ और पास पड़ी कुर्सी पर बैठी बैठी मन्नू अपने उन्हीं 2 आँखों से मुझे निहारती है। मैं हाथ आगे करता हूँ और वो थोड़ा सा हंसकर सिर हिलाती हुई कहती है, नहीं इसे कंबल के नीचे कर लो, अब इसे कौन छुएगा? मन्नू कुछ कहती नहीं, हंस बढ़ देती है। रात भर इन दुःस्वप्नों में भटकने के बाद जगा तो बुआ दीख पड़ी, कुछ हाथ नहीं लगेगा रवि। उस सुबह फिर मैं रुका नहीं, ना डाक बंगले में ना भुवाली में। बस के अड्डे पर पहुंचा तो धूप में बुझी बुझी भुवाली मुझे भयावनी लगी। एक बार जी को टटोला, पाइंस नहीं नहीं कुछ नहीं, लौट जाओ। घर पहुंचकर बुआ मिली, कड़ी चेतावनी वाला खिंचा खिंचा चेहरा था। भरपूर मुझे देखकर जैसे सांस रोके पूछा, कहाँ थे कल? रानी खेत तक गया था बुआ। कह तो जाते। मैं न जाने किस उलझन में खोया कह गया। कहने को बुआ था क्या? दोपहर में फूफा मिले, कल लौटे थे और सदा की तरह गंभीर थे। खाना खाते उन्हें देखता रहा। एकाएक उन्हें प्लेट पर से आंखें उठाकर बुआ की ओर देखते हुए देखा तो सचमुच मैं जान गया कि फूफा के भाई अवश्य मन्नू के पिता होंगे। दृष्टि में वही ठहराव था, वही अचंचलता थी। फूफा ने खाने पर से उठते उठते उलझे से स्वर में मुझसे पूछा, रवि बुआ तुम्हारी लखनऊ तक जाना चाहती हैं, पहुंचा आ सकोगे? जी सकूँगा। मैं बुआ और बच्चे नैनी से उतर रहे हैं। मैं पीछे की सीट पर बैठा बैठा विदा हो जाने की आकस्मिकता को सिगरेट के धुएं में भूल जाने का प्रयत्न करता हूँ। चौड़े मोड़ से बस नीचे की ओर मुड़ी, खिड़की से बाहर देखा
तो पहाड़ की हरियाली में वही कल वाली भुवाली की सफ़ेदी दिख रही थी। काठ गोदाम से लखनऊ। एक रात बुआ की ससुराल रुककर बुआ से विदा लेने गया तो बुआ ने पूछा, कहाँ जाने की सोच रहे हो रवि, कुछ दिन यहीं रुको ना। नहीं बुआ। बुआ इस नहीं को एकाएक स्वीकार नहीं कर सकीं। पास बिठाकर कुछ देर देखती रहीं, फिर स्नेह से कहा, फिर जाओगे कहाँ। बुआ कुछ पता नहीं। बुआ कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पा रही थीं। कुछ रुकते रुकते कहा, रवि तुम्हारे फूफा तो तुम्हें वापस नैनी लौटने को कहते थे। नहीं बुआ, अब तो दक्षिण जाऊंगा पिताजी के पास। बुआ को जैसे विश्वास नहीं हुआ, कुछ याद सी करती बोली, रवि इस बार तुम्हें वहाँ अच्छा नहीं लगा। ऐसा नहीं है बुआ। बुआ चाहती थी मुझसे कुछ पूछें, मैं चाहता था बुआ से कुछ कहूँ, पर किसी से भी शब्द जुड़े नहीं। स्टेशन पर जाने लगा तो बुआ के पाँव छुए। बुआ बहुत बड़ी नहीं है मुझसे, पिताजी की सबसे छोटी मौसेली बहन होती हैं, पर दिल में कुछ ऐसा सा लगा कि बुआ का आशीर्वाद चाहता हूँ। बुआ हैरान हुई, फिर हंसकर बोली, रवि तुमने पाँव छुए हैं तो आशीर्वाद ज़रूर दूंगी, बहुत सुंदर बहू पाओ। मैं ना हंसा ना लजाया। बुआ चुप सी रह गईं। जिस नटखट भाव से वो कुछ कह गई थी उसे मानो अनदेखे संकोच ने घेर लिया। टिकट लिया, कुली के पास सामान छोड़कर प्लेटफॉर्म पर घूमने लगा। आमने सामने कोई गाड़ी नहीं थी। लाइनों पर बिछे खालीपन ने उलझे मन को एकाएक खोल दिया। जो कुछ भी सोच रहा था सोचता चला गया। मन न भवाली पर अटका, न पाइंस पर, न मन्नों पर। पिछला सब बीत गया लगा। बुआ का आशीर्वाद कल्पना में मुखर आया। घर होगा, घर की रानी होगी, मैं हूँगा। बुआ का आशीर्वाद झूठ नहीं निकला। सच में ही मेरा घर बना, सुंदर घरनी आई और उसे मैं ही ब्याह कर लाया। पर उस दिन जहाँ का टिकट ले लिया था वहाँ की गाड़ी मुझे खींचकर प्लेटफॉर्म पर से ले जा नहीं सकी। गाड़ी आ लगी है, कुली सामान लगाता है और मैं बाहर खड़े खड़े देखता हूँ। मुसाफिर, कुली, सामान, बच्चे, बूढ़े। साहिब गाड़ी छूटने में 10 मिनट हैं। मैं अपनी घड़ी देखता हूँ और सिर हिला देता हूँ कि मैं जानता हूँ। कुली एक बार फिर अंदर जाकर असबाब ऊपर नीचे करता है और साफ़ा ठीक करते हुए बाहर निकलकर कहता है, हरी बत्ती हो गई है। साहब बत्ती की ओर देखता हूँ और देखता चला जाता हूँ। वही कद है, वही दुबली पतली देह, वही धुला धुला सा चेहरा, वही। आवेश से कहता हूँ, कुली सामान उतार लो। साहिब जल्दी करो जल्दी। कुली फिर मेरे सामान के पास है। टिकट वापस कर नया ले लिया। स्टेशन से फल के टोकरे बंधवाए, चाय पी और बरेली के लिए गाड़ी में जा बैठा। जहाँ मुझे जाना है वहीं जाकर रहूँगा। जब मैं ही नहीं रुकता हूँ तो मुझे कौन रोकेगा, क्यों रोकेगा। घर में आगे लॉन में बैठा सर्दियों की ढलती धूप में अलसा रहा हूँ। अंदर से माँ निकली और पास बैठते हुए कहा, बेटा इस बार छुट्टी में आ ही गए हो तो ठहर जाओ, बार बार इनकार करना अच्छा नहीं लगता। माँ की बात सुनकर मैं सयाने बेटे की तरह हंसता हूँ और मन ही मन सोचता हूँ कि माँ कितना ठीक कहती हैं। अपनी नौकरी पर रहता हूँ और अकेले आदमी के खर्च से कहीं अधिक कमाता हूँ, फिर क्यों इनकार करूँगा। माँ की आशा के विपरीत बड़ी आवाज़ में कहता हूँ, माँ जो तुम्हें रुचे वही मुझे भाएगा। बेटा लड़की देखना चाहोगे। हाँ माँ। लगा माँ मन ही मन हंसी। खाने के बाद रात को घूम कर आया तो कमरे में शांति थी, मन में शांति थी। किसी को देखने के लिए कॉलेज के दिनों वाली उतावली जिज्ञासा मन में नहीं रह गई थी। लगा कि अकेले रहते रहते किसी के संग की आशा नहीं कर रहा, उसे तो अपना अधिकार करके मान रहा हूँ। हाथ में किताब लेकर रात को लेटा तो पढ़ते पढ़ते ऊब गया। आँखों के अंधेरे में देखा किसी पहाड़ पर चढ़ा जा रहा हूँ। दूर चीड़ के पेड़ों के झुंड दिखते हैं। आसमान सब सुनसान है। अपनी पदचाप के सिवाय कोई आवाज़ नहीं। एकाएक किसी का स्वर गूंजता है। इधर उधर और अंधेरे में हिलता एक हाथ आगे आगे बढ़ा आता है मेरे गले की ओर, निकट और निकट। दुबली कलाई, पतली उंगलियां। मैं डरता हूँ, पीछे हटता हूँ और घबरा कर आँखें खोल देता हूँ। उठा, खिड़की का पर्दा उठाकर बाहर झांका। लॉन के दाहिने हरी घास पर पिताजी के कमरे की लाइट फैली थी। संभला, लंबी सांस लेकर बालों को छुआ तो माथा ठंडा लगा। भयावना सूनापन और अंधेरे में वो हाथ। मन से जिसे भूल चुका हूँ उसे आज ही याद क्यों आना था।
क्यों याद आना था, क्यों दिख जाना था उस हाथ को जो वर्षों गए पाइंस की उतराई से उतरते उतरते मैंने अंतिम बार देखा था। छुआ था नहीं कहूँगा, क्योंकि असंख्य बार सोच सोच कर छू भर लेने के लिए बाँह आगे करना छू लेना नहीं होता। महीना भर नैनी में रहते हुए बार बार भोवाली से लौटने के बाद जब अंतिम बार मैं मन्नो के पास से लौटा था तो लौट लौट कर उस लौटने को न लौटना करना चाहता था। 3 बार नीचे उतरा था और 3 बार मुड़कर ऊपर गया था। मन्नो शॉल में लिपटी आराम कुर्सी पर अधलेटी थी। पास खड़े होकर उसकी चुप्पी को जैसे उस पर से उतार देने को उदास स्वर में कहा, कल तो नैनी से नीचे उतर जाऊंगा। मन्नो ने नीचे फैले शॉल को सहज सहज सहेजा। 1 महीने पहले वाली दृष्टि मुख पर लौट आई, वही पराया सा देखना, वही दूर दूर सा लगता चेहरा। मन्नो, चाहता हूँ मन्नो से कुछ तो कहूँ, पर क्या कहूँ, यह कि जल्दी लौटूंगा। क्षण क्षण अपने से कहता हूँ आऊँगा फिर आऊँगा, पर जिस निगाह से मन्नो मुझे देखती है वो जैसे बिना बोल के ही कहे जा रही है कि अब तुम यहाँ नहीं आओगे। मन्नो। रवि और बस कठिन सी होकर थोड़ा सा हंसी और हाथ जोड़ दिए, नमस्कार। इन जुड़े जुड़े हाथों को देखता रहा। जरा सा आगे बढ़ा कि विदा दूँ, पर न जाने क्यों खड़ा का खड़ा रह गया। समझाने के से स्वर में मन्नो बोली, देर होती है रवि। जी भरकर देखने वाली अपनी आंखों को झुकाकर मैं जल्दी जल्दी नीचे उतर गया। मैं फिर लौटूंगा, फिर, पर क्या सदा के लिए चला जा रहा हूँ? पीछे मुड़कर मैंने देखा और खिंच कर ठिठक गया। मन्नो वहीं उसी मुद्रा में बैठी थी, मानो वो जानती थी कि लौटूंगा। साथ पड़ी कुर्सी की ओर संकेत कर कहा, बैठो रवि। स्वर में न व्यथा थी, न संग छूटने की उदासी थी, न मेरे आने का आश्चर्य था। आंखों ही आंखों में कुछ ऐसा देखा जैसे पूछती हो, कुछ कहना है क्या? मैं अपने को बच्चों की तरह छोटा करके कहता हूँ, मन्नो मन नहीं होता जाने को। मन्नो कुछ देर देखती रहती है। मैं चाहता हूँ मन्नो कुछ भी कहे तो। एक छोटी सी सांस जैसे छोटी सी छोटी घड़ी के लिए उसके गले में अटकी। फिर घने स्वर में कहा, एक ना एक बार तो तुम्हें चले ही जाना है रवि। मैं हाथों से घेर कर उस देह को नहीं तो उस स्वर को छू लेना चाहता हूँ, चूम लेना चाहता हूँ। मन्नो। मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ रोक लेने की, थाम लेने की मुद्रा में मन्नो दोनों हाथ आगे डाल देती है। बस मन्नो, अपना अनुरोध उस तक पहुँचाना चाहता हूँ। नहीं, इस नहीं के आगे नहीं है और कुछ नहीं। मन्नो दुबला सा हाथ हिलाकर आंखों से मुझे विदा देती है और मैं विवश सा व्यर्थ सा नीचे उतरता हूँ। आंखों पर धुंध सी उमड़ आती है। संभलता हूँ और एक बार फिर पीछे देखता हूँ। बिल्कुल ऐसे लगता है कि किनारे पर खड़ा हूँ और किश्ती में बैठी मन्नो बही चली जा रही है। वो मुझे नहीं देखती। उसकी आंखों के आगे उसके अपने हाथों की रोक है, अपने हाथों की ओट है। हाथों पर टिका मन्नो का सिर नीचे झुका है। आंखें शायद बंद हैं, शायद गीली हैं। उस कड़े आहत अभिमान की बात सोचकर छटपटाता हूँ। कदम उठाकर फाटक के पास पहुँचा तो सिसकियाँ सुनकर रुक गया। मन ही मन दोहरा कर कहा, मन्नो। इसी पुकार को पलटकर जैसे उत्तर आया, ठहरो नहीं, रुको नहीं। सची में ठहरा नहीं, उतरता चला गया और हर पग के साथ दूर होता चला गया। उस कॉटेज में रहने वाली मन्नो से, मन्नो की उन 2 आँखों से, पर मन्नो की स्मृति से नहीं। मन्नो की याद मुझे आज भी आती है। आज भी वो याद आती है, वो दोपहरी जब मन्नो और मैं उस बड़ी झील के किनारे से लगी पगडंडी पर घूमते रहे थे। मीठा मीठा सा दिन था। पहली बार उस पीले चेहरे की मिठास के सम्मुख मैं पानी सा बह गया था। एकटक उन घुंघराले बालों को देखता रह गया था और देखता गया था शॉल में लिपटे उन कंधों को जो पैरों की धीमी चाल से थककर भी झुकते नहीं थे। परिक्रमा का अंतिम मोड़ आया तो बहुत बड़े घने वृक्ष के नीचे देवी के 2 छोटे छोटे मंदिर दिखे। टीन के कपाट बंद थे। कुछ अधिक न सोचकर आगे बढ़ने को हुआ कि मन्नो को देखकर रुक गया। खड़ी खड़ी कुछ देर सोचती रही, फिर जूते उतारकर नंगे पांव किनारे के पत्थरों से नीचे उतर गई। बड़े से पत्थर पर पांव जमाया और झुककर डंठल से कमल तोड़ वापस लौट आई। मैं तो कुछ सोच नहीं रहा था, बस देखता चला जा रहा था।
शॉल सिर पर कर लिया था और उन बंद कपाटों के आगे वाली दहलीज पर फूल रखकर सिर नवा दिया। मंदिर के बंद कपाटों के आगे माथा टेक मन्नू उठी तो मानो मन्नू सी नहीं लग रही थी। ऐसे दिखा कि ये झुकी काया छाया मन्नू नहीं, मन्नू की व्यर्थ हो गई व्यवस्था थी, जिसने भाग्य के इन बंद कपाटों के आगे मत्था टेक दिया था। इन निर्मम अकेलेपन के लिए मन में ढेर सा दर्द उठाया। बहते से स्वर में कहा, दर्शन का मन हो मन्नू तो किसी से पुजारी का स्थान पूछूं? मन्नू ने कुछ कहने से पहले स्वर को संभाला, फिर सिर हिलाकर कहा, नहीं रवि, ऐसा कुछ नहीं। मुझे कौन वरदान मांगने हैं? अपने लिए तो कपाट बंद हो गए हैं, बस इतना ही चाहती हूँ ये कपाट उनके लिए खुले रहें जिनसे बिछुड़कर मैं अलग आ पड़ी हूँ। मन्नू को छूने का भय, उसके रोग का भय जो अब तक मुझे रोकता था, बींधता था, अलग जा पड़ा। झील की ठंडी हवा में फहराते से घुंघराले बालों पर झुककर बाँह से घेरते हुए कहा, मन्नू। मन्नू चौंकी नहीं, कंधे पर पड़ा हाथ धीरे से अलग कर दिया और समूची आंखों से देखते हुए बोली, रवि, जिसे तुम झेल नहीं सकते उसके लिए हाथ न बढ़ाओ। आवाज़ में न उल्हाना थी, न व्यंग था, न कटुता, बस जो कहना था वही कहा गया था। इस कहने का उत्तर मैं उस दिन नहीं दे पाया, बार बार मन्नू के पास जाने पर भी नहीं दे पाया, और नहीं दे पाया विदा के उन क्षणों में जब मन्नू को रोता छोड़कर मैं अंतिम बार पाइंस की उतराई उतरता चला गया था। जिस दुर्बलता से कायर बनकर डरा था वो आज अपने पर ही बीत गई है। आज अपने लिए, मन्नू के लिए उस कायरता को कोसता हूँ। घर में चहल पहल थी। माँ को सुंदर बहू मिली, मुझे भली संगिनी। भोलेपन से मुस्कुराती मीरा को देखता हूँ तो कहीं खो जाने को मन चाहता है, लेकिन अब खोऊंगा क्यों? अब तो बंध गया हूँ, बंधा रहूँगा। आस पास नाते रिश्ते हैं, मित्र बंधु हैं। ब्याह वाले घर के ऊंचे कह कहे सुनकर खुशी से मन उमड़ उमड़ आता है। कैसा आयोजन होता है वो भी। एक दिन जो बात शुरू हो जाती है उसे संपूर्णतया पूर्ण कर दिया जाता है। इतने समूचे मन से ब्याह के सिवाय और क्या होता है जो संपन्न होकर एक टेक पर, एक विराम पर पहुंच जाता है। तन मन घर द्वार अंदर बाहर सब एक ही प्यार में भीग जाते हैं। कल मीरा को लेकर समुद्र किनारे चला जाऊंगा। महीना भर रुककर वहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे जहाँ अब तक मैं बेघर सा होकर रहता हूँ। उस अपार असीम सागर के किनारे एक दूसरे पर छा जाते हम घंटों घूमते रहे, बीच बीच में ठहरते और मोहवश एक दूसरे में छिपे अपने अपने प्यार को चूमते। सुबह शाम दिन रात कहाँ छिपते कहाँ डूबते ये हम देख देख कर भी नहीं देखते थे। इसके बाद प्रहरों की तरह बीत गए थे वे 10 वर्ष। संग संग लगे बिछोह से दूर मगन दिन रात। मीरा और बच्चों से दूर इस कॉटेज में पड़ा पड़ा आज भी पीछे लौटता हूँ तो बहुत निकट से किसी सांस का स्वर सुनता हूँ। हम कितने सुखी हैं, कितने। चाहता हूँ किसी को आंखों में देखकर इसका उत्तर दूँ, किसी को छूकर कुछ कहूँ, पर सुनने वाला कोई पास नहीं। बच्चों के लिए मीरा ने मेरा मुँह छोटा कर लिया। गए महीने रानी खेत जाते मीरा बच्चों के संग घंटे भर को यहाँ रुकी थी। बरामदे में लेटे लेटे उन तीनों को ऊपर जाते देखता रहा। फाटक पर पहुंचकर मीरा पल भर को ठिठकी थी, फिर दोनों हाथों से बच्चों को घेरे अंदर ले आई। मुन्नी, रानी, प्रणाम करो बेटा। बच्चों के झिझक से बंधे हाथ मेरी ओर उठे। देख कर कंठ भर आया। मेरा भाग्य मुझसे दूर, मुझसे अलग जा पड़ा है। मेरे ही बच्चे आश्चर्य की दृष्टि से मुझे देख माँ की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। मीरा जब तक रही आंखें पोंछती रही। कुछ कहने को, कुछ पूछने को उसका स्वर बंधा नहीं। अपने सुंदर सुकुमार बच्चों को अपने ही डर के कारण पूरी तरह निरख नहीं पाया। केवल मीरा की ओर देखता रहा कि जो आज मुझसे मिलने आई है उसमें मेरी पत्नी कहाँ है। कहाँ है वो जो सचमुच में मेरी थी। भरी आंखों से मीरा की कलाई की घड़ी देखने की निठुराई से आहत हो मैं फटी फटी रूखी दृष्टि से फाटक की ओर देखने लगा कि मेरा ही परिवार कुछ क्षण में मुझे यहाँ अकेला छोड़ मुझसे दूर चला जाएगा। एक बार मन हुआ कि बच्चों को पकड़ने वाली उन 2 बाहों को अपनी ओर खींच कर कहूँ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा, नहीं जाने दूँगा। पर बच्चों की छोटी छोटी आँखों का अपरिचय उस आवेश को दूर तक काटता चला गया। चौंक कर देखा, मीरा पास आकर झुकी और अधरों से मस्तक छूकर हौले से पीछे हट गई।
उठ बैठा। एक बार प्यार दूं, एक बार प्यार लूं कि हाथों में मुंह छिपा रोते रोते मीरा इन बाहों में आ लगी। मीरा की आंखों से भीगी अपनी रोती आंखों को पोंछकर आसपास देखा तो टूटा बांध सब कुछ बहा ले गया था। न पास मीरा थी न बच्चे। तकियों के सहारे सिर ऊंचा करके देखा। उतराई के तीसरे मोड़ पर तीनों चले जा रहे थे। मीरा मेरी ओर से पीठ मोड़े आगे की ओर झुकी थी। बच्चे एक दूसरे की उंगली पकड़े कभी माँ को देखते होंगे, कभी राह को। सांस रोके प्रतीक्षा करता रहा, पर किसी ने पीछे नहीं देखा, ना मीरा ने ना मेरे बेटे ने। केवल छोटी रानी के बालों में गुथा गुलाबी रिबन देर तक हिल हिल कर मेरी आंखों से कहता रहा, पापा हम चले गए, पापा हम चले गए। सच ही सब चले गए हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें जाना था, इसलिए कि मैं चला जा रहा हूँ। ऐसे ही एक दिन मन्नू के जाने को भांप कर मैं उतराई से उतरता चला गया था। मेरी ही तरह अकेले में मन्नू रोई थी। अब जान पाया हूँ कि हाथों में मुंह छिपाकर वो रोना कितना अकेला रोना था। पर उस बार जाकर बरसों मैंने मन्नू की सुधिनें ली। जब कभी नींद में देखता वो दुबली देह, बड़ी बड़ी आँखें और कंबल पर फैली पतली पतली बाहें, तो जागकर उद्वेग से मीरा की ओर बढ़ जाता। एक बार दौरे पर लखनऊ आया तो बुआ मिली। देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद एकाएक स्वर बदल कर बोली, रवि, मन्नू तो अब नहीं रही। नहीं बुआ, मैं पिता हो जाने के गांभीर्य को संभालते हुए कहता हूँ, नहीं बुआ नहीं। बुआ जैसे मुझे कई वर्षों पहले के उस रवि को कहती हैं। रात को सोई तो जगी नहीं। अम्मा छुट्टी पर थी। सुबह सुबह ख्याली अंदर आया तो सांस चुक गई थी। मैं रुंधे गले से जैसे कुछ पूछने को कहता हूँ, बुआ। बुआ आँख पोंछती कुछ सोचती रहीं, फिर दर्द से बोली, रवि एक बार उसे पत्र तो लिखते। मैं रुमाल से रुलाई सोखने लगा। तुम्हारे नाम का एक पार्सल छोड़ गई थी अलमारी में, खोला तो जर्सी थी। दूसरे दिन बुआ के पास फिर आया तो जल्दी जल्दी पाँव छूकर कहा, अच्छा बुआ। रवि, बुआ की वही कलवाली आवाज़ थी। मैंने सिर हिलाकर घोर विवशता के से स्वर में कहा, नहीं बुआ नहीं। बुआ समझ गई मैं कुछ भी नहीं जानना चाहता हूँ, पर जैसे मन ही मन मन्नों के लिए टूट कर बोली, यही बार बार सोचती हूँ कि जिसके प्यार को भी कोई न छू सके, ऐसा दुर्भाग्य उसे क्यों मिला, क्यों मिला। लखनऊ से लौटकर मैं कई दिन मन से मन्नू को उतार नहीं पाया। यही देखता कि पाइंस में कुर्सी पर बैठी वो मेरे लिए जर्सी तैयार कर रही है। वही हाथ हैं, वही दृष्टि है। और एक दिन साल भर घर में बीमार रहने के बाद मैं भुवाली पहुंच गया। वही चिड़ की ठंडी हवाएं थीं, वही सुहानी धूप थी, वही भुवाली थी और वही मैं था। पर इस बार किसी का पता करने मुझे पोस्ट ऑफिस की ओर नहीं जाना था। पाइंस के सामने वाले पहाड़ पर किसी के अभिशाप से बनी कॉटेज में पहली बार सोया तो भर भर आते कंठ से रात भर एक ही नाम पुकारता रहा, मन्नू, मन्नू। आज वो होती तो मुझे झेल लेती। हर रोज़ सुबह उठते बरामदे से पाइंस देखता हूँ और मन ही मन कहता हूँ, मन्नू, मन्नू। जिस मीरा को मैंने वर्षों जाना है वो अब पास भी नहीं लगती, अपनी सी नहीं लगती। उसे मैंने छू छू कर छुआ था, चूम चूम कर चूमा था, पर मन पर जब मोह और प्यार की उलझन आती है तो मीरा नहीं, मन्नू की आँखें ही सगी दिखती हैं। खिड़की के सामने लेटे लेटे अकेलेपन से घबरा कर जब मैं बाहर देखता हूँ तो धुंध भरे बादलों के घेरों में घुंघराले बालों वाला वही चेहरा दिखता है। वही आए दिन दवा के नए बदलते हुए रंग देखकर अब इतना तो जान गया हूँ कि इस छूटते छूटते तन में मन को बहुत देर भटकना नहीं होगा। एक दिन खिड़की से बाहर देखते देखते इन्हीं बादलों के घेरे में समा जाऊँगा, इन्हीं में समा जाऊँगा। अभी आप सुन रहे थे कृष्णा सोबती जी की लिखी हुई कहानी बादलों के घेरे। ये कहानी उन्होंने 1955 में लिखी थी।